हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुशील सर में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मेरा इस लेक्चर का यानी कि इस वीडियो का 5वां लेक्चर है। मेरा ये 5वां वीडियो है और इस 5वें वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स वायु राशि एयर मास क्या होता है उसके विषय में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि वायु राशि क्या होता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि वायु राशि क्या होता है, वायु राशि किस तरह से हमें प्रभावित करती है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इसे देखिए, वायु राशि जो है, वायु राशि देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें जो वायु राशि है वो उसमें वायु क्या है। तो इसमें जो माय डियर फ्रेंड्स वायु है, हम लोग जानते हैं कि वायु जो है क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, विभिन्न गैसेस का क्या है, मिश्रण है, जिसमें क्या होता है, जलवाष्प भी होता है, धूलकण भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वायु, वायु हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि वायु राशि, राशि जो वर्ड है इसमें राशि क्या है, बस हमें इसमें क्या करना है, वायु में बस हमें राशि वर्ड को जोड़ना है। तो वायु राशि क्या होता है, तो वायु राशि को समझने से पहले माय डियर फ्रेंड्स देखिए, इसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार वर्णित किया है। जैसे कि बारी तथा चोरले ने वर्णित किया है, ओलिवर तथा हिडोरे ने वर्णन किया है, बर्गराम ने वर्णन किया है। तो जो वायु राशि का जो कंसेप्ट पहले हो जाता है माय डियर फ्रेंड, इसका क्या होता है, जिसका कंसेप्ट पहले आ जाता है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका जो कंसेप्ट आता है। यहाँ पर दो व्यक्ति थे, जो दो व्यक्ति थे, क्या थे, जे बर्किनीज, जे बर्किनीज, जे बर्किनीज, जे बर्किनीज और भी बर्किनीज, जे बर्किनीज और भी बर्किनीज। देखिए, जो जे बर्किनीज थे वो भी बर्किनीज के क्या थे, पिताजी थे। इन दोनों ने ही मिलकर क्या किया था, वायु राशि का पहले क्या क्या था, आविर्भाव देखा था। यानी कि वायु राशि की उत्पत्ति कैसे होती है या कहाँ पर उत्पत्ति होती है, इसको सबसे पहले प्रथम किसने देखा था, वो देखा था जे बर्किनीज और भी बर्किनीज ने। किस कब में, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। उसी समय वायु राशि की जो कंसेप्ट था उनके दिमाग में आया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वायु राशि आखिर किसे कहते हैं। देखिए, हम किसी को भी वायु राशि नहीं कह देंगे, ऐसा थोड़ी है पूरा पृथ्वी में वो फैला हुआ है वायु तो हम उसे वायु राशि कह देंगे। तो वायु राशि किसे कहेंगे उसे चलिए हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन के माध्यम से। देखिए, हम किसी भी डेफिनेशन को देखने से पहले उसे उचित जो वैज्ञानिक थे या भूगोलवेत्ता थे उसके माध्यम से समझे तो वो हमें उचित तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, समझते हैं हम लोग कि वायु राशि क्या होता है। वायु राशि जिसे हम लोग एयर मास बोलते हैं, एयर मास। देखिए, वायु राशि क्या होता है, वायु राशि, वायु राशि वायु की विस्तृत क्षैतिज एवं समान पुंज होती है, एवं समान पुंज होती है, समान पुंज होती है, जिसके क्षैतिज स्तर पर, जिसके क्षैतिज स्तर पर हजारों वर्ग किलोमीटर एवं लंबवत स्तर पर, एवं लंबवत स्तर पर हजारों मीटर तक विस्तार होता है, हजारों मीटर तक विस्तार होता है, एवं आर्द्रता
तथा तापमान संबंधी तापमान संबंधों में या संबंधी क्या होते हैं तापमान संबंधों में समरूपता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, वायु राशि क्या होता है या वायु राशि का जो उचित डेफिनेशन है उसे हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए वायु राशि क्या होता है। वायु राशि वायु की विस्तृत क्षैतिज एवं समान पुंज होती है जिसके क्षैतिज स्तर पर हजारों वर्ग किलोमीटर एवं लंबवत स्तर पर हजारों मीटर तक विस्तार होता है एवं आर्द्रता तथा तापमान संबंधों में समरूपता पाई जाती है। देखिए वो पृथ्वी में तो पूरा वायु फैला हुआ है, उससे ऐसा नहीं है कि हम सभी को वायु राशि कह देंगे। वायु राशि हम किसे कहेंगे तो क्या होता है कि उसका जो क्षैतिज स्तर है माय डियर फ्रेंड्स, जो उसका जो क्षैतिज स्तर है ग्लोब पर, इसका जो क्षैतिज स्तर है, ये क्षैतिज स्तर जो है ये क्या होना चाहिए, हजारों वर्ग किलोमीटर तक क्या होना चाहिए, फैला होना चाहिए। और जो उसका लंबवत है वो हजारों मीटर तक होना चाहिए। जो लंबवत विस्तार है ये हजारों मीटर तक होना चाहिए। और क्या होता है इसमें तापमान एवं आर्द्रता संबंधी लगभग समरूपता पाई जाती है। मतलब कि जो क्षैतिज स्तर पर है, जो क्षैतिज स्तर पर है उसमें तापमान एवं आर्द्रता में क्या होना चाहिए, लगभग समरूपता पाई जानी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। चाहे लंबवत स्तर पर हो हजारों मीटर तक या जो क्षैतिज स्तर है उसमें हजारों वर्ग किलोमीटर तक क्या होता है, इसमें लगभग समरूपता पाई जाती है। इसे क्या कहा जाता है, वायु राशि कहा जाता है। लेकिन इसे वायु राशि इसे इसका जो डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, इसे दिया था ओलिवर तथा हिडोरे ने। ओलिवर तथा हिडोरे महोदय ने दिया था। ओलिवर तथा हिडोरे महोदय ने दिया था 2003 ईस्वी में। इसका जो उचित डेफिनेशन है इसे दिया था। बारिक तथा चोरले ने भी अपने अनुसार उसे वर्णित किया है और बर्गराउन महोदय इससे बहुत सारे भूगोलविदों ने इसे अपने अनुसार वर्णित किया है। लेकिन अब मुझे जो है ओलिवर तथा हिडोरे की जो डेफिनेशन है वो उचित लगता है इसे समझने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने समझा कि वायु राशि क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो वायु राशि है, वायु राशि की आखिर उत्पत्ति कैसे होती है या उत्पत्ति जो उसकी दशाएं हैं क्या होनी चाहिए कि जो है वो उत्पत्ति होती है वायु राशि। तो हम इसे देखते हैं। हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो इसकी उत्पत्ति दशाएं हैं वायु राशि की वो क्या होती है, आखिर किस प्रकार का होना चाहिए ताकि वो उसकी उत्पत्ति हो जाती है एयर मास की। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी वायु राशि को समझने में। देखिए जो वायु राशि है, वायु राशि की उत्पत्ति संबंधी दशाएं, इसकी क्या दशाएं हैं, उत्पत्ति संबंधी दशाएं, इसकी क्या दशाएं, आखिर किस कंडीशन में इसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो देखिए क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्या होना चाहिए कि जो वायु राशि है, वायु राशि में वायु का अभिसरण या इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि इसके लिए विस्तृत भूभाग एवं एक समान गुणों वाला क्षेत्र
होना चाहिए, या तो वो स्थल होना चाहिए, वो स्थल भाग होना चाहिए, या वह जल भाग होना चाहिए। और जो इसका तीसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि वायुमंडलीय संबंधी दशाएं, वायुमंडलीय संबंधी दशाएं, वायुमंडलीय संबंधी दशाएं लंबे या दीर्घ अवधि तक एक जैसा या स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्या देख लिया कि वायु राशि क्या होता है, वायु राशि किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं कि वायु राशि की आखिर उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति दशाएं क्या है, कि आखिर क्या रीजन है कि वायु राशि उभर कर हमारे सामने आती है। तो देखिए वायु राशि की जो उत्पत्ति संबंधी दशाएं, पहला जो पॉइंट है क्या है कि वायु राशि में वायु का अभिसरण अथवा कन्वर्जेंस नहीं होना चाहिए। वायु में क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि गर्म आ गया, कहीं ठंडा आ गया, गर्म हवा ठंडा है, एक दूसरे से मैच कर रही है, एक दूसरे में कन्वर्ज कर रही है, एक दूसरे से मैच कर रही है, एक दूसरे में मिल रही है, ये नहीं होना चाहिए। किस कंडीशन में? वायु राशि की उत्पत्ति होने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि वायु राशि में वायु क्या होना चाहिए, अभिसरण नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है, विस्तृत भूभाग एवं एक समान गुणों वाला क्षेत्र होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक समान गुणों वाला क्षेत्र होना चाहिए। एक समान गुणों वाला क्षेत्र कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो तापमान या आर्द्रता जो संबंधित समरूपता है वो लगभग एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब अलग अलग है तो उस तरह नहीं, उस प्रकार से नहीं होगा। उसमें क्या होना चाहिए, विस्तृत एक भूभाग होना चाहिए, चाहे वो एक स्थल हो, स्थल भाग होना चाहिए, चाहे वह एक जल भाग होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक स्थल भाग हो या जल भाग हो, उसमें ही क्या होगा, जो वायु राशि है उत्पत्ति होगी। क्या होगा, विस्तृत भूभाग एवं एक समान गुणों वाला क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट है वो है वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे या दीर्घ अवधि तक एक जैसा या स्थिर होना चाहिए। क्या है, फिर देखिएगा कि वायुमंडल संबंधी दशाएं लंबे या दीर्घ अवधि तक एक जैसा या स्थिर होना चाहिए। जो वायुमंडलिक कंडीशन है, वायुमंडल दशा है, वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए। तभी क्या होगा, वायु राशि की उत्पत्ति होगी। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, ये इसके 3 कंडीशन है, इसी के वजह से क्या होता है, वायु राशि की उत्पत्ति होती है। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे इरेज करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा मेरे डियर फ्रेंड्स कि वायु राशि की जो उत्पत्ति दशाएं हैं, आखिर क्यों वायु राशि की उत्पत्ति होती है, इसका फॉर्मेशन क्यों होता है, उसकी उत्पत्ति संबंधी दशाओं को देखा। अब हम देखते हैं कि जो वायु राशि है, वायु राशि की उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है, आखिर वायु राशि कहाँ कहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है, कौन से ऐसे क्षेत्र है उस जगह में वायु राशि का उत्पत्ति होता है, उससे हम देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि वायु राशि जो है उसका उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ का है। वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है, इसका उत्पत्ति क्षेत्र, उत्पत्ति क्षेत्र या इसके जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो एरिया है उसे कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड, जो वायु राशि का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो पहला देखिए वो है ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स ध्रुवीय तथा आर्कटिक, ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र। तीसरा है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा इसका हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स
उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। जो चौथा है माय डियर फ्रेंड्स वो है उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र। जिसका फिफ्थ है माय डियर फ्रेंड्स वो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। और जिसका सिक्स्थ है माय डियर फ्रेंड्स वो है दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जो वायु राशि है, वायु राशि का उत्पत्ति जो क्षेत्र है, ओरिजिन है, वो कौन कौन से एरिया से होता है, कि इसकी फॉर्मेशन जो इसकी ओरिजिन होती है वो कौन कौन से एरिया में होती है। तो जो सबसे पहला है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। क्या है, ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र। ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र में जनरली माय डियर फ्रेंड्स जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर और जो प्रशांत महासागर है यानी पैसिफिक ओशियन जो है, प्रशांत महासागर, इसका उत्तरी भाग जो है उसमें ही जनरली क्या होता है, ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र में क्या है, इसका वायु राशि का क्या उत्पत्ति क्षेत्र है। कौन सा, तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग। ठीक है। अब है ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र। ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया, इसका जो उत्तरी भाग है वो जनरली क्या होता है, ध्रुवीय तथा आर्कटिक महाद्वीप क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। अब जो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, प्रति चक्रवाती वाले क्षेत्र क्या होते हैं, यहाँ पर इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय क्षेत्र। और उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में माय डियर फ्रेंड्स इसमें जो माय डियर फ्रेंड्स आता है, ये कुछ एरिया जैसे माय डियर फ्रेंड्स एशिया यूरेशिया नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे देखिए जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका का कुछ भाग है, उसका क्या है, उत्तरी भाग इसमें आ जाता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जो क्षेत्र है माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, इसमें प्रतिचक्रवाती क्षेत्र ना होकर जो उष्णकटिबंध महासागरीय क्षेत्र है ये प्रतिचक्रवाती वाले क्षेत्र होते हैं, प्रतिचक्रवाती वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है। और जो उष्णकटिबंध महाद्वीपीय क्षेत्र है इसमें माय डियर फ्रेंड्स जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और एशिया, उत्तरी अफ्रीका, इसके जो कुछ भाग है माय डियर फ्रेंड्स वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत, तो ये आ जाते हैं उष्णकटिबंध महाद्वीप क्षेत्र के अंदर। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होता है, जो वहाँ व्यापारिक पौने हैं उनके बीच में आ जाते हैं। उनके बीच में होने वाले कंडीशनों के कारण होता है, उनके बीच में आ जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। और दक्षिण पूर्व वैसे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये जनरली होता है मानसून, ये मानसूनी क्षेत्र से बोल सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए ये कौन हो गया, वायु राशि की जो उत्पत्ति क्षेत्र है, ये कौन कौन से उत्पत्ति क्षेत्र हैं, वो ये है वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग इसे हम एक क्या करेंगे, वर्ल्ड मैप की सहायता से भी देखने का प्रयास करेंगे, उसे हम लास्ट में देखेंगे कि वायु राशि जो है उत्पत्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसे हम बहुत डिटेल से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वायु राशि, हम लोग क्या देखा, वायु राशि की उत्पत्ति की दशाएं देखी, फिर वायु राशि का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। अब हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे कि वायु राशि के जो
आप ऐसे भी यहाँ पर इससे देख सकते हैं कि वायु राशियों की जो है रूपांतरण कैसे होता है या मॉडिफिकेशन कैसे होता है उसे देखेंगे। फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे वायु राशियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि वायु राशियों का जो है माय डियर फ्रेंड्स या फिर उसका रूपांतरण या वर्गीकरण तो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर उसका रूपांतरण देखते हैं कि वायु राशियों का जो रूपांतरण है माय डियर फ्रेंड्स वो कैसे होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि वायु राशियों का रूपांतरण कैसे होता है। वायु राशियों का रूपांतरण जिसे मॉडिफिकेशन कहा जाता है, मॉडिफिकेशन। वायु राशियों का रूपांतरण जिसे मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, जो वायु राशियों का जो वर्गीकरण है, जो रूपांतरण उसे दो भागों में बांटा गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक जो है इसका वो है उष्मागतिक परिवर्तन, उष्मागतिक परिवर्तन, और एक है गतिक या यांत्रिक परिवर्तन। इसे यांत्रिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्या होती है, ये ठंडी गर्म इत्यादि तरह के हो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, उष्मागतिक परिवर्तन या यांत्रिक परिवर्तन, इसे अध्ययन किया जाता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इससे भी क्या कर सकते हैं, जो उष्मागतिक परिवर्तन है इससे भी क्या कर सकते हैं, ठंड या गर्म के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। देखिए जो उष्मागतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, देखिए उष्मागतिक परिवर्तन को सामान्यतः समझने से शीतलन या गर्म से समझा जा सकता है, उसकी आर्द्रता से समझा जा सकता है। कैसे से समझा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए क्या है इसमें माय डियर फ्रेंड्स कि जब हवाएं क्या होती है नीचे से गर्म होती है, ठीक है, गर्म होती है तो क्या होती है वो उसमें क्या होती है, स्थिरता की क्या होती है, कमी होती है, और क्या होती है, अस्थिरता बढ़ती है। क्या होती है, स्थिरता की कमी होती है और अस्थिरता में वृद्धि होती है। ठीक है, उसी प्रकार जब ठंड होती है तो क्या होता है, अस्थिरता में कमी, अस्थिरता में वृद्धि हो जाती है और स्थिरता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, उष्मागतिक परिवर्तन यही है कि जो नीचे से जो हवाएं हैं वो शीतलन हो रहे हैं या गर्म हो रहे हैं, वही उष्मागतिक परिवर्तन में आता है कि किस तरह से हवाएं शीतलन हो रहे हैं या गर्म हो रही है, उसे जनरली किसमें समझा जा सकता है, उष्मागतिक परिवर्तन में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, और देखिए जो यांत्रिक परिवर्तन है या गतिक परिवर्तन है, इसे हवाओं के अधोमुखी संचलन या ऊपरीमुखी संचलन। अधोमुखी देखिए ऊपरीमुखी और अधोमुखी। ऊपरीमुखी का मतलब क्या हो गया, ऊपरीमुखी का मतलब हो गया कि यह ऊपर की ओर हवाएं जा रही है, और अधोमुखी का क्या हो गया मतलब, अधोमुखी का हो गया मतलब कि हवाएं नीचे की ओर आ रही है। इसमें जो हवाओं का अधोमुखी और ऊपरीमुखी जो संचलन होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है गतिक परिवर्तन अथवा यांत्रिक परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी वायु स्थिर कब माना जाती है, जो वह नीचे से क्या होती है, नीचे से क्या होती है, फिर समझिए माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी वायु स्थिर कब समझी जाती है, कोई भी वायु स्थिर अथवा अस्थिर कब समझी जाती है, जब हवाएं क्या होती है, गर्म होने लगती है अचानक, तो वो क्या हो जाती है, अस्थिर होने लगती है, और हवाएं जब क्या होती है, ठंडी हो जाती है तो क्या होती है, वो स्थिर मानी जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो वायु है वो नीचे से गर्म होना, नीचे से ठंड होना, स्थिर होना, अस्थिर होना, इसे ही क्या समझा जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, गतिक अथवा उस यांत्रिक परिवर्तन समझा जा सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर से देखिए जो उष्मागतिक परिवर्तन है, उष्मागतिक परिवर्तन में क्या होता है, हवाओं के नीचे से शीतलन अथवा गर्म होने की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है उष्मागतिक परिवर्तन में। और जो यांत्रिक परिवर्तन है, जो उष्मागतिक परिवर्तन में ही
क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जब हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो क्या होती है, उनमें उनमें क्या होती है, फिर से समझिए, फिर से बोलिए, क्या होती है, उसमें स्थिरता की क्या होती है, कमी आती है और अस्थिरता बढ़ती है। क्या होती है, स्थिरता बढ़ती है, स्थिरता में क्या होती है, कमी आती है और अस्थिरता क्या होती है, अस्थिरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। कब, जब गर्म होती है। लेकिन वह जब ठंड हो जाती है, उसमें क्या होती है कि जो स्थिरता है, स्थिरता माय डियर फ्रेंड, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है और अस्थिरता में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, स्थिरता में क्या होगी, वृद्धि होगी और अस्थिरता में कमी आएगी। ठीक है, हवाएं जब गर्म होगी तो स्थिर क्या होगी, स्थिरता में क्या होगी मेरे फ्रेंड, कमी होगी, लेकिन अस्थिरता वृद्धि होगी। लेकिन जब ठंडी होगी तो स्थिरता में वृद्धि आती है और अस्थिरता में कमी आती है। तो ये हो गया ऊष्मागतिक परिवर्तन। जो यांत्रिक अथवा गतिक परिवर्तन है, ये क्या है, हवाओं के अधोमुखी अथवा ऊपरीमुखी जो संचलन है उसे क्या समझा जा सकता है, यांत्रिक परिवर्तन अथवा गतिक परिवर्तन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया वायु राशि का रूपांतरण की किस प्रकार से होता है। ऊष्मागतिक परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। हवाओं की इसी कारण क्या होता है, स्थिरता में वृद्धि होती है। वायु राशि क्या होती है, गर्म होती है, ठंड होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो वायु राशियों का है वर्गीकरण आखिर कैसे किया गया, वर्गीकरण किस आधार पर वर्णित है, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका बन जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि वायु राशि जो है उसका वर्गीकरण आखिर किस प्रकार से किया गया है। वायु राशियों का वर्गीकरण आखिर किस प्रकार से किया गया है। वायु राशियों का वर्गीकरण, वायु राशियों का वर्गीकरण, वायु राशियों का वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया वायु राशि का। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसे क्या माय डियर फ्रेंड्स, देखिए समझते हैं। जो बर्गराउन महोदय थे माय डियर फ्रेंड्स, बर्गराउन महोदय ने इसे दो भागों में बांटा था। बर्गराउन महोदय ने, एक था हमारा भौगोलिक वर्गीकरण और ऊष्मागतिक वर्गीकरण। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, भौगोलिक वर्गीकरण इसे हम उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। ठंडी वायु राशि एवं गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि एवं गर्म वायु राशि। और जो ऊष्मागतिक वर्गीकरण है माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, पुनः से दो भागों में बांट सकते हैं, गर्म और ठंडा, गर्म एवं ठंडा वायु राशि। ये फिर दो पुनः भागों में विस्तृत हो जाता है। एक हो जाता है स्थिर वायु राशि और फिर गर्म वायु राशि। स्थिर वायु राशि, गर्म वायु राशि, पुनः ये भी इसी तरह हो जाता है माय डियर फ्रेंड, स्थिर वायु राशि एवं गर्म वायु राशि। बर्गराउन महोदय के अनुसार भौगोलिक वर्गीकरण और ऊष्मागतिक वर्गीकरण उस उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा ठंडी वायु राशि, गर्म वायु राशि। ऊष्मागतिक वर्गीकरण के अंतर्गत गर्म वायु राशि, ठंडा वायु राशि, स्थिर वायु राशि, गर्म जो वायु राशि पुनः दो भागों में बढ़ता है, स्थिर वायु राशि और गर्म वायु राशि। और ठंड में भी स्थिर और गर्म वायु राशि। स्थिर यानी कि स्टेबल माय डियर फ्रेंड्स, और अस्थिर, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ अस्थिर होगा,
अस्थिर वायु राशि, यहाँ पे क्या होगा अस्थिर वायु राशि। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये स्टेबल हो जाता है और ये अनस्टेबल, यही कंडीशन यहाँ है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए जो उष्मागतिक वर्गीकरण है माय डियर फ्रेंड, इसे समझना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। देखिए उष्मागतिक वर्गीकरण के अंतर्गत क्या माय डियर फ्रेंड्स, गर्म ठंडा, और गर्म स्थिर और अस्थिर होती है, और जो ठंड है वो भी स्थिर या अस्थिर होती है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो उष्मागतिक वर्गीकरण है वो किस प्रकार से है वो समझिए, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। जो उष्मागतिक वर्गीकरण है, जो उष्मागतिक वर्गीकरण है माय डियर फ्रेंड, देखिए जो उष्मागतिक वर्गीकरण है, उष्मागतिक वर्गीकरण है, उष्मागतिक वर्गीकरण देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है। देखिए जब एक ठंडी वायु राशि, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब एक ठंडी वायु राशि, ठीक है, जब एक ठंडी वायु राशि का अपने जो निचला जो क्षेत्र है उसका वो क्या है, गर्म है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई मान लीजिए कि कोई वायु राशि है वो गुजर रही है किस क्षेत्र से, तो मान लीजिए कि वो अपने गर्म क्षेत्र से गुजर रही है, उसके तुलना में जो निचला भाग है वो क्या है, गर्म है। ठीक है, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो उसका निचला भाग है वो गर्म, जो निचला जो सतह है वो गर्म के कारण उसे क्या करेगा, अवशोषित करेगा, उसे ऑब्जर्व कर लेगा, तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कैसे सो देखिए, मान लीजिए कि कोई वायु राशि है, ठीक है, कोई वायु राशि इस तरह से प्रवाहित होते जा रही है, प्रवाहित होते जा रही है। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कि जो सतह है, सरफेस है, ये क्या है, ये ठंडी है। ठीक है, ये ठंडी है और ये क्या है, ये गर्म है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तुलनात्मक रूप से गर्म है। तो क्या होता है, जब ये यहाँ से क्रॉस करता है, मान लीजिए ये तुलनात्मक रूप से गर्म है, जब ये यहाँ से क्रॉस करता है, जब यहाँ से गुजरता है, तो क्या होता है कि जो ठंडी वायु राशि है इसे क्या होता है, गर्म भाग को ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और क्या हो जाता है, पुनः क्या हो जाता है, ये वायु राशि गर्म हो जाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, पुनः क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसके कारण जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, मौसम अथवा जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन आता है, वहाँ पर हिम आच्छादित इत्यादि क्षेत्रों इत्यादि की तरह की क्रियाएं नजर आती हैं। ठीक उसी प्रकार से समझिएगा कि जब ठंडी वायु राशि है हो गया, जब गर्म वायु राशि जब इस तरह से प्रवाहित होती रहती है, और मान लीजिए कि ये तुलनात्मक रूप से क्या है, ये ठंड है। ठीक है, ये ठंडा है। ठीक है, जो इसका सतही क्षेत्र है वो क्या है, ठंडा है। ठीक है, सतही क्षेत्र ठंडा है। तो जब ये यहाँ से प्रवाहित होते रहेगा गर्म, तो क्या करेगा, ये नीचे से क्या करेगा, इसकी जो ठंडा है माय डियर फ्रेंड, इसे क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पुनः क्या हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी वायु राशि। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी, ठंडी वायु राशि हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पर बदलाव आएगा उस क्षेत्र में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर समझे, फिर से ध्यान देखिए कि जब उष्मागतिक वर्गीकरण में क्या होता है कि जब भी कोई ठंडी वायु राशि गर्म क्षेत्र से गुजरता है, तो क्या होता है कि जो वायु राशि का जो निचला भाग है वो इस गर्म पार्ट को क्या होता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के कारण क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्या हो जाता है, वायु राशि गर्म हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर मौसमी बदलाव आते हैं, यहाँ पर वर्षा वगैरह जो हिम आच्छादित जो प्रक्रिया है वो सब भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, जब ठंडी वायु राशि की जगह जब गर्म वायु राशि क्रॉस करती हो, किससे, तो ठंडे सतही क्षेत्र से, धरातल की सतह से गुजर रहा हो, तो वायु राशि का जो निचला भाग है वो ठंडे वायु को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, वो उससे प्रभावित हो जाता है। उसे प्रभावित होने के कारण क्या होता है कि जो ये भाग है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता, ठंडा हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जलवायु को यानी कि उस क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, वहाँ के मौसम की दशा को प्रभावित करता है। ठीक है, अर्थात हम यह कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी कोई वायु राशि गर्म सतह क्षेत्र से अगर गुजरेगी, तो क्या होगा, उसे गर्म वायु राशि कहेंगे। ठीक है, गर्म वायु राशि कहेंगे, और जब वो ठंडे क्षेत्र से गुजर रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, ठंडी वायु राशि कहेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने देखा उष्मागतिक वर्गीकरण। ठीक है,
उष्मागतिक वर्गीकरण देखा हमने। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए और इसे जनरली जो देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या है, इसका वायरसों का जो वर्गीकरण में, वायरसों का जो वर्गीकरण है इसमें इसे उत्पत्ति के क्षेत्र पर भी, उत्पत्ति के क्षेत्र में बांटा जाता है। जैसे देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर इसे हम पांच, उत्पत्ति के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, 5 भागों में बांटा जाता है। तो पहला क्या जो इसका भाग है वो है उष्णकटिबंधीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय वायु राशि। दूसरा ध्रुवीय वायु राशि। तीसरा भूमध्य रेखीय वायु राशि। फोर्थ नंबर इसका आर्कटिक वायु राशि। और जो 5th नंबर है वो है अंटार्कटिक वायु राशि। ये हो गया इसका उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर। और स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। स्रोत के आधार पर तो पहला जो है वो है तापमान के आधार पर होता है ध्रुवीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय वायु राशि। ये किसके आधार पर? तापमान के आधार पर। और दूसरा जो है वो है आर्द्रता के आधार पर। इसमें जो पहला आता है वो होता है सागरीय या सागरीय वायु राशि और महाद्वीपीय वायु राशि। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका वर्गीकरण है। उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में, ठीक है, और स्रोत के आधार, उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में उष्णकटिबंधीय वायु राशि, ध्रुवीय वायु राशि, भूमध्य रेखीय वायु राशि, आर्कटिक वायु राशि और अंटार्कटिक वायु राशि। ठीक है, और स्रोत के आधार पर तापमान भी 2 भागों में बढ़ जाता है, ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय। आर्द्रता के आधार पर सागरीय एवं महाद्वीपीय। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो एक बहुत ही मशहूर जीटी त्रिवार्था थे माय डियर फ्रेंड। इसे क्या करते हैं, वायु राशि को 2 भागों में बांटते हैं। उनके अनुसार वायु राशि का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में होता है। वो भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। देखिए जो जीटी त्रिवार्था है, जीटी त्रिवार्था वो भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर 2 भागों में विभाजित करते हैं। 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो इसका विभाजन था माय डियर फ्रेंड, वो पहला विभाजन था उष्णकटिबंधीय वायु राशि।
उष्णकटिबंधीय वायु राशि, इसमें हो जाएगा हमारा उष्णकटिबंधीय वायु राशि में जैसे छोड़िए माय डियर फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय वायु राशि फ्रेंड और ध्रुवीय वायु राशि ध्रुवीय वायु राशि इसमें जो माय डियर फ्रेंड्स हमको लग रहा है याद जो आ रहा है, जो उष्णकटिबंधीय वायु राशि में कुछ इस प्रकार था, CT और MT था और इसमें CP और MP था। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, GT का अर्थ है यहाँ पर कुछ जो टर्म हो गए माय डियर फ्रेंड्स, वो टर्म को आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है कि वो टर्म क्या क्या है। उसी प्रकार से आपको क्या होगा, वायु राशियों का वर्गीकरण समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिवार्थन ने 2 भागों में बांटा, उष्णकटिबंधीय वायु राशि और ध्रुवीय वायु राशि। देखिए यहाँ पर कुछ टर्म है, और टर्म है देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने आएगा एक सी आएगा, फिर T आएगा, फिर M आएगा, फिर आपके सामने P आएगा। ठीक है, ये आने के बाद आपके सामने आपके सामने W आएगा, K आएगा, S आएगा और U आएगा। देखिए इसका क्या मतलब है, समझिए। जो C है इसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल या महाद्वीपीय। ठीक है, और जो T है इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय वायु राशि। ठीक है, ट्रॉपिकल, T से ट्रॉपिकल बोला जाएगा, और M4 बोला जाएगा मेरी टाइम या सागरीय। ठीक है, और P4 हो जाएगा पोलर। ठीक है, और जो W है, W4 हो जाएगा वार्म यानी कि गर्म। ठीक है, और K4 हो जाएगा कोल्ड। इसे कोल्ड लिखना है, COLD, कोल्ड यानी ठंडा, ठंडी या गर्म जो भी आप कह सकते हैं। S4 हो जाएगा स्टेबल यानी कि स्थिर। ठीक है, और इसका हो जाएगा अनस्टेबल, अस्थिर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया। ये टर्म को आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो वायु राशि का जो संयुक्त वर्गीकरण है, संयुक्त वर्गीकरण जो है वायु राशि का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट उसका वर्गीकरण है, क्योंकि उसी के आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण किया गया। उसी के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वायु राशि को समझ सकते हैं। कुल 16 वर्गीकरण है उसका, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो वायु राशि है उसका संयुक्त वर्गीकरण आखिर किस आधार पर या कैसे होता है, उसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है उसका। जो इसके 16 जो पार्ट है, इसके 16 जो भाग हैं वायु राशियों का वर्गीकरण में, वो किस प्रकार का है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए वायु राशियों का जो वर्गीकरण है, संयुक्त वर्गीकरण या जिसे कंपोजिट क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, कंपोजिट क्लासिफिकेशन। ठीक है, कंपोजिट क्लासिफिकेशन। देखिए जैसा कंपोजिट क्लासिफिकेशन इसे 4 भागों में बांटते हैं। किसे? 4 भागों में। ठीक है, ऐसे 4 भाग क्या है, सो देखिए पहला जो भाग है वो है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। दूसरा है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो थर्ड है इसका वो है उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। जो फोर्थ नंबर है इसका यह है उष्णकटिबंधीय सागरीय वायु राशि। ठीक है, इसे देखिए डिनोट कैसे करेंगे, सो देखिएगा जी। देखिए पहला क्या है, महाद्वीपी के लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया था, कौन सा वर्ड यूज किया था, कौन सा लेटर यूज किया था, तो उसके लिए हमने सी किया था। ठीक है, और ध्रुवीय वायु राशि इसके लिए क्या किया था, पी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसे लिखना है। जब महाद्वीप होगा कॉन्टिनेंटल होगा उसे स्मॉल सी से डिनोट करना है, और जो ध्रुवीय है पोलर है उसे कैपिटल पी से करना है। अब सागर ध्रुवीय राशि, सागर को हमने क्या किया था, इसको स्मॉल एम से करना है, और ध्रुव के लिए क्या लगाना है, पी लगाना है। ठीक है, सागरी के लिए स्मॉल एम लगाएंगे और जो ध्रुवीय राशि उसके लिए कैपिटल पी लगाएंगे। उष्णकटिबंधीय महाद्वीप पे, जो उष्णकटिबंधीय उसके लिए क्या लगाए थे हम, ट्रॉपिकल टी लगाए थे। और महाद्वीपीय है इसलिए इसे क्या करेंगे, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि। तो महाद्वीपीय के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए हम लोगों ने महाद्वीप के लिए क्या लगाया था, महाद्वीप के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था माय डियर फ्रेंड्स, बताइए, सी लगाया था। ठीक है, तो इसे हम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, देखिए क्या हमें जो महाद्वीप है उसे क्या करना है, स्मॉल से लिखना है। ठीक है, सी लिखना है और कैपिटल टी लिखना है। ठीक है, अब जो उष्णकटिबंधीय सागर है उसे क्या करना है, स्मॉल एम लिखना है और कैपिटल टी लिखना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो कैपिटल ट्रॉपिकल और पोलर होगा उसे कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, और जो मेरीटाइम और जो महाद्वीप यानी कि जो महाद्वीप है यानी कि कॉन्टिनेंटल, इसे क्या करना है, इसे स्मॉल में लिखना है। ठीक है, मैंने फिर से एक बार ध्यान से देखिए, जो संयुक्त वर्गीकरण इसे 4 भागों में किया गया है, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, सागरीय ध्रुवीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि और उष्णकटिबंधीय सागरीय वायु राशि। ठीक है, तो जो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है उसे सीपी लिखेंगे, यानी कैपिटल कॉन्टिनेंटल को हमेशा स्मॉल सी से लिखेंगे, और जो पोलर होगा उसे पी कैपिटल पी से लिखेंगे, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, स्मॉल सी कैपिटल पी। ये हो गया सागरीय ध्रुवीय राशि, स्मॉल एम और कैपिटल पी। उष्णकटिबंधीय महाद्वीप में हम जानते हैं कि जो महाद्वीप है उसे क्या लिखना है, स्मॉल में, टी को कैपिटल में लिखना है, और उष्णकटिबंधीय सागरीय को स्मॉल एम लिखना है सागरीय के लिए और कैपिटल टी लिखना है इसके लिए, उष्णकटिबंधीय और सागरीय के लिए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय के लिए आप देखते हैं माय डियर फ्रेंड, इसी के आधार पर जो वायु राशियों का वर्गीकरण उस 16 भागों में किया गया है, किस प्रकार, चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जो ये है माय डियर फ्रेंड्स, इसे क्या है, आप देखिए जो ये भाग है इसका, जो उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वाला है, और उसे महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि और सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि भी जनरली आप समझ सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, इसे आगे देखेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो वायु राशियों का जो इसी के आधार पर 16 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है, उसे देखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है। इसे जो 16 वर्गीकरण है, जो संयुक्त वर्गीकरण है, उसे 16 भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया है उसे देखते हैं। 16 भाग है उसका, देखो माय डियर फ्रेंड, 16 भाग है इनका, 16 जो भाग है। पहला क्या था, पहला जो हम लोग देखा था माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या था, पहला जो हमारा था वो था महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। ठीक है, इसे हमें किस तरह डिनोट किया था, कॉन्टिनेंटल रिश्ता। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है, इसे इस तरह से लिखिएगा। ये सी पी है, बस देखिए किस तरह से लगाते जाइएगा। ये सी पी है, इसमें आप वार्म लगाइए और स्टेबल लगाइए, इसमें आप सी पी लगाइए और इसमें वार्म लगाइए और इसमें यू अनस्टेबल लगाइए, फिर इसमें सी कीजिए, पी लगाइए और इसमें कोड लगाइए, इसमें एस पर स्टेबल लगाइए और इसमें फिर उसी तरह सी पी करिए
और जो स्टेबल है इसकी जगह अनस्टेबल कर दिया। ठीक है, ये महाद्वीपीय ध्रुवीय वायुराशि हो गया। और दूसरा जो था वो किस प्रकार था, वो था सागरीय ध्रुवीय वायु राशि। सागरीय ध्रुवीय वायु राशि में किस तरह करना है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ हम लोगों ने पहले से लिखा किस तरह था, मेरी टाइम था और CMP था। इसमें बहुत इजी है, इसमें M करना है और P लगाना माय डियर फ्रेंड्स, और क्या करना है, फिर वार्म स्टेबल लगाना है, स्टेबल लगाना है माय डियर फ्रेंड्स, और फिर क्या करना है, फिर M लगाना है, P करना है और स्टेबल की जगह अनस्टेबल कर देना है, फिर M लगाना है, फिर P करना है, फिर कोल्ड लगाना है, फिर स्टेबल करना है, फिर स्मॉल m लिखना है और अनस्टेबल कर देना। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, 2 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए तीसरा जो नंबर था वो क्या था, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय वायु राशि या उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय राशि। ये किस तरह था माय डियर फ्रेंड, CT। ठीक है, देखिए इसे भी फिर 4 भागों में बहुत ही आसान तरीके से करिए। यहाँ आराम से लगाइए, T लगाइए, फिर वार्म लगाइए W4, फिर यहाँ स्टेबल कर दीजिए, फिर यहाँ कॉन्टिनेंटल करिए, ट्रॉपिकल करिए, वार्म करिए, लेकिन यहाँ पर क्या करिए, अनस्टेबल कर दीजिए, फिर यहाँ C4 लगाइए, कैपिटल ट्रॉपिकल लगाइए, फिर यहाँ पर कोल्ड लगाइए और स्टेबल पर S कर दीजिए, फिर यहाँ पर C लगाइए, T करिए, फिर क्या करिए, यहाँ पर अनस्टेबल कर दीजिए। ये क्या हो गया, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय। अब हो जाएगा चौथा जो हमारा था वो था सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। हमने इसे किस प्रकार से किया था, MT। ये बहुत इजी है। इसे क्या करना है, सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स स्मॉल m लिखना है, कैपिटल T लिखना है और यहाँ वार्म करना है और S पर स्टेबल कर देना है। फिर उसी प्रकार से इसे करना है, वार्म करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अनस्टेबल लगा देना है, फिर यहाँ M लगाना है, T करना है, फिर यहाँ बस K लगा देना है, यानी कोड लगा देना है, क्योंकि हमने एक बार गर्म लिया एक बार ठंडा लेंगे। ठीक है, MT और K बस अनस्टेबल। देखिए माय डियर फ्रेंड, ये हो गया हमारा 16 वर्गीकरण। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 जो वर्गीकरण है माय डियर फ्रेंड इसी पर है, देख लीजिए यही इसका 16 वर्गीकरण। बहुत ही आसान तरीका है इसे। देखिए पहला क्या है, महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि था, तो महाद्वीपीय ध्रुवीय राशि है उसे बस इस तरह से लगाना है, CP एक बार लगाइए, एक बार वार्म करिए, उसके लिए स्टेबल और अनस्टेबल लगा दीजिए, फिर कॉन्टिनेंट, फिर जो CP है माय डियर फ्रेंड उसी पर लगाइए, बस कोल्ड के लिए K लगाइए दोनों में, और एक बार स्टेबल कर दीजिए और एक बार अनस्टेबल कर दीजिए। इसी प्रकार सब में करना है माय डियर फ्रेंड, से ध्यान से देखिए, इसी प्रकार सब में किया हुआ है। एक बार वार्म है तो उसमें स्टेबल और अनस्टेबल, फिर कोल्ड है तो उसमें स्टेबल और अनस्टेबल, इसी प्रकार से सब में करना है उनके अनुसार। इसे पढ़ना कैसे, सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसे किस प्रकार पढ़ेंगे, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि। इसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स सबको पढ़ना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यही है इसका 16 वर्गीकरण, किसका, वायु राशि संयुक्त वर्गीकरण, जिसे कॉम्पोजिट वर्गीकरण किया जाता है। ये इसका 16 भाग है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपने समझा कि किस प्रकार से इसे 4 पार्ट में बांटना है। 4 पार्ट के बाद में सबको फिर क्या करना, पुनः 4 भाग में पुनः विभाजित कर देना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बता दिया कि बहुत ही इजी है। किसी को टर्म को लीजिए, जैसे देखिए महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय है, इसमें क्या करना, पहले महाद्वीपीय इसलिए C लगाइए, उष्णकटिबंधीय इसलिए ट्रॉपिकल लगाइए। ठीक है, इसे किस तरह करना है, देखिए महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है, एक बार गर्म लेना है एक बार कोल्ड लेना है, तो गर्म की जगह एक बार स्टेबल अनस्टेबल ले लीजिए और कोल्ड की जगह एक बार स्टेबल और अनस्टेबल ले लीजिए। उसी प्रकार से आपको 16 वर्गीकरण है उसमें भी करना है। और पढ़ना कैसे तो मैंने बता दिया, किसी को भी आप ले लीजिए, जैसे कि सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि से पढ़ना कैसे,
देखिए एम फॉर सागरीय हो गया और टी फॉर ट्रॉपिकल हो गया, तो क्या हो गया मतलब सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म, और एस फॉर स्टेबल स्थिर वायु राशि, सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि। इस प्रकार से सबको पढ़ना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका 16 वर्गीकरण। अब देखिए हम इसका देखते हैं कि वर्ल्ड में किस प्रकार से इसका जो सब डिवीजन है वो किस प्रकार से वो देखते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग जो वायु राशि है, वायु राशि का विश्व वितरण देखते हैं। वायु राशि का जो वितरण है वो विश्व में किस प्रकार है, जो इसका वितरण है, विश्व वितरण वो किस प्रकार से है उसे देखते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, वायु राशि का विश्व वितरण कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखिए जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक जो हमारे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो हमने क्या बताया था कि एम फॉर क्या होता है और पी पी, एम फॉर होता है मैरीटाइम और पी पी फॉर क्या होता है, पोलर होता है। यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, सागरीय ध्रुवीय वायु राशि, सागरीय ध्रुवीय वायु राशि इस क्षेत्र में पाई जाती है, अंटार्कटिका क्षेत्र में। और जो हमारे डियर फ्रेंड्स जहाँ एम टी दिख रहा है, यहाँ पर क्या हमारे डियर फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पर महाद्वीप जो सागरीय है, सागरीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में जो आपको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या है, मेडागास्कर का जो एरिया है, यहाँ पर क्या जो बीच के क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, मेरीटाइम ट्रॉपिकल है, एयर मास है। और जो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वहाँ कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से जो आपका जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के जितने भी यहाँ पर से देश है, ब्राज़ील है, इक्वाडोर, जितना टेसरा जितने भी कंट्री है, यहाँ पर क्या है, MEE बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेटर को बोला जाता है। इस प्रकार की वायु राशि यहाँ पाई जाती है। और जो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स है, इंडोनेशिया इत्यादि के जो क्षेत्र से जो पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग है, वहाँ पर क्या जाता है, सागरीय विषुवतरेखीय वायु राशि पाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है। और यहाँ पर कैरिबियाई क्षेत्र है, या जितने भी यहाँ पर जो अन्य क्षेत्र बच जाते हैं, अटलांटिक महासागर, यहाँ पर क्या है, मेरीटाइम ट्रॉपिकल पाया जाता है। उसी प्रकार से जो अरेबियन क्षेत्र है, या जितने भी यहाँ पर कंट्री आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है, यहाँ पर मेरीटाइम ट्रॉपिकल है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो इसका उत्तरी भाग है, यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर है। और ये जो ए है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या दिखाता है, जो सर्कल है माय डियर फ्रेंड्स, वो जैसे पोलर सर्कल है उसे दिखाता है। यहाँ कॉन्टिनेंटल सर्कल दिखाया वायु राशि पाया जा रहा है, और यहाँ मेरीटाइम पोलर पाया जा रहा है। और यहाँ पर जो साइबेरिया है, यानी कि जो यूरेशिया का उत्तरी भाग, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, कॉन्टिनेंटल पोलर पाया जा रहा है। इसी प्रकार से क्या माय डियर फ्रेंड्स, वायु राशि जो है उसका विश्व वितरण है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या वायु राशि समझ में आया होगा, ये क्लास आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, आप उसके पास क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, वायु राशि का हमने देखा, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा। हमने क्या देखा, वायु राशि क्या होता है, वायु राशि की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है उसकी, किस प्रकार से वो हमारे सामने आता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आता है। जे बर्कनीज भी बर्कनीज दोनों भूगोलवेताओं ने इनका नामकरण किस प्रकार से किया। फिर वायु राशि का परिभाषा देखा, फिर वायु राशि का जो दशाएं, उत्पत्ति के क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। फिर वायु राशि का जो उत्पत्ति क्षेत्र वो कौन कौन है। फिर वायु राशियों का रूपांतरण कैसे होता है, मॉडिफिकेशन कैसे होता है। वायु राशि का वर्गीकरण देखा, किस प्रकार से उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर, स्रोत के आधार पर। फिर बर्गग्राउंड ने किस प्रकार से विभाजित किया। फिर ट्रिवार्थन महोदय ने इसे किस प्रकार से विभाजित किया। फिर इसका संयुक्त जो वर्गीकरण है, कंपोजिट वर्गीकरण है, वो 16 भागों में किस प्रकार है, उसे हम लोगों ने सब देखा। और अंत में मैंने देखा कि इसका विश्व वितरण कुछ इस प्रकार से है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए, तब तक मुझे अब जाने का वक्त हुआ माय डियर फ्रेंड्स।
आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।